नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हर्यक वंश के एक और शासक के बारे में जिसका नाम था अजातशत्रु। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी अजातशत्रु के पिता के बारे में, जिसे मगध का प्रथम साम्राज्य निर्माता हम कह सकते हैं, बिंबिसार। तो बिंबिसार के बाद अब जो शासक जिसका डिस्कशन होना है वो है अजातशत्रु। इनका टाइमिंग माना जाता है 492 से 460 ईसा पूर्व। और अजातशत्रु की कुछ उपाधियों से हम बात को शुरू करें। इन्हें कुणिक कहा गया है, इन्हें वैदेही पुत्र कहा गया है और इन्हें अशोक चंड भी कहा गया है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं। अजातशत्रु ऐसे शासक रहे हैं जिनके समय में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, इन दोनों को निर्वाण की प्राप्ति हुई है। और अगर हम डिस्कशन को आगे ले जाने का प्रयास करें तो महात्मा बुद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि जब इनका निर्वाण हुआ और उस निर्वाण के समय विवाद हो गया कि ये किसके हैं, तो महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था और उन 8 भागों में से एक भाग अजातशत्रु को प्राप्त हुआ, जिस पर उन्होंने स्तूप का निर्माण करवाया था। तो ये भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। उसके अलावा आपको एक चीज़ बता दें कि बुद्ध के साथ इनके जो प्रारंभिक रूप में जो संबंध थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ये बुद्ध के विरोधियों में कहे जा सकते हैं, परंतु बाद में बुद्ध से काफ़ी प्रभावित हो गए और इनके संबंध महात्मा बुद्ध के साथ काफ़ी अच्छे स्तर तक चले गए। यहाँ हम बात करें महावीर स्वामी से, तो महावीर स्वामी से भी इनके संबंध अच्छे रहे। और आपको बताएं, अपनी पत्नी के साथ ये वैशाली में इनसे मिलने के लिए गए थे, इनके दर्शनार्थ गए थे, महावीर स्वामी के दर्शनार्थ गए थे। तो इसका मतलब ये जैन धर्म से भी प्रभावित हैं, ये बौद्ध धर्म से भी प्रभावित हैं। तो दोनों धर्मों के महापुरुषों या यूँ कहिए कि प्रणेताओं के समकालीन यदि शासक आपसे पूछा जाता है तो वो कौन है, वो अजातशत्रु है। और अजातशत्रु के धर्म के बारे में योगदान को भी यही हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको बताएं, इन्होंने बौद्ध धर्म की पहली संगीति, प्रथम संगीति का आयोजन कराया। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन किसने कराया, तो अजातशत्रु ने कराया। और इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि किस तरह से ये संगीति संपादित कराई गई। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ का या बुद्ध का जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में बुद्ध का निर्वाण हुआ। और जैसे ही बुद्ध का निर्वाण हुआ तो 483 ईसा पूर्व में ही इन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। बौद्ध संगीति कहने से क्या अभिप्राय है, तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संकलित करने का जो एक प्रयास है, जहाँ सब लोगों को, ऐसे सभी नज़दीकी लोगों को इकट्ठा किया गया जो बुद्ध के संबंध में विशेष जानकारियाँ रखते थे, उनसे जुड़े हुए थे। तो उन सब से बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया, इकट्ठा किया गया और विभिन्न ग्रंथों की रचना यहाँ से आरंभ कर दी गई। तो ये बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति के नाम से जानी जाती है। प्रथम संगीति कहाँ आयोजित की गई, तो ये हमें जानना है। राजगृह में की गई, तो राजधानी भी राजगृह थी, तो ज़्यादा कोई अलग से प्रश्न नहीं है, क्योंकि बिंबिसार की राजधानी जो राजगृह थी वही राजधानी अजातशत्रु के समय रही है। तो राजगृह में ये प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। हमसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कि लगभग कौन से वर्ष में ये आयोजित कराई गई, तो 8वें या 9वें वर्ष में आप ध्यान रखेंगे। 8वें या 9वें वर्ष में अजातशत्रु के बुद्ध का निर्माण हो गया और वहीं पर पहली संगीति का, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में कराया गया, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। और इस संगीति के बारे में एक महत्वपूर्ण विषय और बता दें, आप लोगों ने जो त्रिपिटक सुने हैं, इन त्रिपिटकों में से आरंभिक जो 2 पिटक हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन दोनों का संकलन भी
प्रथम बौद्ध संगीति में आयोजित, प्रथम बौद्ध संगीति में कराया गया। और आपको पता है त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो यहाँ पर आप इतना सा ध्यान रखेंगे कि प्रथम जो 2 पिटक हैं उनका संकलन तो कब किया गया, प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया, और जो तीसरा है उसका किया गया तीसरे में, तीसरी बौद्ध संगीति में। और यहाँ सुत्त पिटक में क्या है, तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन है वो सुत्त पिटक है। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, हालांकि हम बौद्ध धर्म में इसका विस्तार करने वाले हैं। सुत्त पिटक में उपदेश हैं महात्मा बुद्ध के। विनय पिटक में बौद्ध संघ के जो भिक्षु हैं उन भिक्षुओं के लिए नियम हैं, आचार व्यवहार के जो नियम हैं वो आपको विनय पिटक में मिलने वाले हैं। और बौद्ध ग्रंथों की या बौद्ध जानकारियों की जो दार्शनिक व्याख्या है वो मिलती है तीसरे पिटक में, तो वो अभिधम्म पिटक है जिसका संकलन मैंने आपको बताया कि तीसरी बौद्ध संगीति में किया गया था। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण काम जो अजातशत्रु ने संपादित किया था। चलते हैं आगे, अजातशत्रु के बारे में जानकारियों को विस्तार देते हैं और इनके संबंधों को बिंबिसार के संबंधों के साथ जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, बिंबिसार ने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए वो एक तो कौशल से, इन्होंने कौशल क्षेत्र के जो राजा थे प्रसेनजित, इन प्रसेनजित की बहन से विवाह किया था। ठीक है, महाकौशला या कौशल देवी के नाम से जानी जाती हैं, इनसे विवाह किया था। दूसरा हम जानते हैं कि वज्जी जो संघ था उसमें लिच्छवियों के जो शासक थे, वज्जी संघ में लिच्छवियों के जो शासक थे, ये तो कौशल हो गया। वज्जी संघ में लिच्छवियों के जो शासक थे चेटक, चेटक की पुत्री चेलना से इनका विवाह हुआ था। ठीक है, अब इन दोनों विवाहों, एक तीसरा विवाह भी आपको बताया गया था कि मद्र देश की या मद्र क्षेत्र की, पंजाब क्षेत्र की राजकुमारी खेमा या क्षेमा से भी बिंबिसार का विवाह हुआ था। वैसे बिंबिसार के 500 विवाहों तक का जिक्र मिलता है, पर ये 3 मुख्य विवाह माने जाते हैं। अब यहाँ पर यदि हम ये चीज़ मानते हैं कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, जैसा कि हमें पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इस तरह का संदर्भ प्राप्त होता है और इसी वजह से हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम इस बात को स्वीकार करें तो इनसे अजातशत्रु के संबंध अच्छे नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो इनके साथ कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। और वो विवाद कौन कौन से हुए, किस स्तर तक हुए, वो हमारे लिए विस्तार का विषय है। शुरू करते हैं, पहले हम बातचीत करते हैं कौशल के साथ इनके संबंध क्यों खराब है, अजातशत्रु का इनके साथ क्या विवाद है, युद्ध क्यों होता है। देखें, प्रसेनजित ने जब अपनी बहन का विवाह बिंबिसार से किया था तो वहाँ पर उन्होंने काशी का क्षेत्र जो कौशल के अधीन था, काशी भी महाजनपद था, कौशल भी महाजनपद था, लोकेशन आपको बता दी गई है, स्थिति बता दी गई है। तो कौशल का अधिकार क्षेत्र था काशी पर अपना अधिकार स्थापित कर रखा था। और इस क्षेत्र को इन्होंने, काशी के क्षेत्र को दहेज के रूप में किसे दिया, तो बिंबिसार को दिया। और दहेज के रूप में देने का मतलब है कि उसका जो भू राजस्व है उसे अर्जित करने का अधिकार, केवल भू राजस्व अर्जित करने का अधिकार बिंबिसार को प्राप्त हुआ था। अब जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी तो निश्चित रूप से प्रसेनजित को बहुत बुरा लगा, और कहा यह भी जाता है कि जो कौशल देवी हैं उनकी भी शीघ्र ही फिर मृत्यु हो गई थी। और ऐसी स्थिति में अब प्रसेनजित और अजातशत्रु के संबंध खराब हो गए। और जब संबंध खराब हो गए तो प्रसेनजित ने इस काशी के क्षेत्र को अपने पूर्ण नियंत्रण में ले लिया और अजातशत्रु से इसे छीन लिया। अर्थात अब जो भू राजस्व का अधिकार अजातशत्रु को मिलना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हो रहा है। और जब नहीं हो रहा है तो इन दोनों के बीच में हुआ युद्ध,
किस किस के बीच में? प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच में युद्ध हुए और एक नहीं एक से ज़्यादा युद्धों का संदर्भ हमें प्राप्त होता है। और इन युद्धों से अंतिम निष्कर्ष ये निकला कि पहले तो एक संधि संपादित हुई और इस संधि के द्वारा काशी का क्षेत्र, क्योंकि अजातशत्रु बहुत शक्तिशाली थे, तो काशी का क्षेत्र अजातशत्रु को मिल गया, स्थायी रूप से मिल गया। किसके समय में काशी स्थायी रूप से मगध के अंदर मिला दी गई? तो आपको ध्यान रखना है अजातशत्रु के समय में। और उसके अलावा प्रसेनजीत की जो पुत्री थी वाजिरा, उनका विवाह भी संपादित किया गया। किसके साथ? अजातशत्रु के साथ। तो संधि की दो शर्तें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। एक तो काशी का क्षेत्र स्थायी रूप से मगध में समाहित कर दिया गया और दूसरा प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह संपादित कर दिया। किसके साथ? अजातशत्रु के साथ। और आपको बताएं, इन्हीं युद्धों की श्रृंखला में अंतिम रूप से कौशल पर अजातशत्रु का स्थायी अधिकार हो गया। तो इसका मतलब कौशल का क्षेत्र भी, काशी का क्षेत्र भी, ये दोनों ही अब किसे प्राप्त हो गए? तो ये दोनों अजातशत्रु को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो ये जानकारी आपको रखनी है कि अजातशत्रु ने, जैसा हम बिंबिसार के बारे में बात कर चुके हैं कि उन्होंने अंग के क्षेत्र पर अपने आप को स्थापित कर लिया, अधिकार स्थापित किया। और मगध में पहला महाजनपद जो मिक्स किया गया, मर्ज किया गया, वो कौन सा था? वो अंग का था। पर अब उसके बाद की जो श्रृंखला है वो अजातशत्रु ने यहाँ पर कौशल और काशी को भी मिला लिया है। किसमें? मगध के विशाल साम्राज्य में। ठीक है, ये बातचीत यहाँ पर एक बार संपादित होती है। अब हम बातचीत करते हैं वज्जी और लिच्छवियों के साथ अजातशत्रु के संबंधों की। देखिए, हमने इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी थी, चेटक की जो पुत्री थी चेलना, इन चेलना ने बिंबिसार की अंत तक सेवा की थी और बहुत ठीक संबंध थे चेटक और बिंबिसार के। परंतु क्या हुआ, जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, अपने पिता की अजातशत्रु ने जब हत्या की, तो इनके साथ भी संबंध खराब हुए। और उन संबंधों के क्या प्रसंग थे वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, चेलना के 3 पुत्र थे, हल्ल, बेहल्ल और अजातशत्रु। माना यह जाता है कि जिस समय बिंबिसार की हत्या कर दी गई, बिंबिसार की मृत्यु हुई, उस समय ये दोनों बहुत छोटे थे। और जब ये दोनों छोटे थे तो अजातशत्रु इनसे घृणा करते हैं, वो इन्हें समाप्त करना चाहते हैं, वो उन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं और कुछ बहाने बना रहे हैं। और वो बहाने कौन से हैं, एक बार देख लें हम। बिंबिसार ने अपने जीवन काल में ही हल्ल और बेहल्ल को कुछ भेंट दी थी। एक तो सेचनक हाथी, और एक 18 लड़ियों का मोतियों का हार, 18 लड़ियों का मोतियों या मोती का या हीरे का जो हार था वो भेंट किया था। किसको भेंट किया था? बिंबिसार ने चेलना के माध्यम से हल और बेहल को भेंट किया था। अब जैसे ही बिंबिसार की हत्या कर दी गई तो हल और बेहल से ये दोनों ही चीज़ें मांगी गई। किसने मांगी? नए शासक ने। और नए शासक कौन है आपके? अजातशत्रु। अजातशत्रु चाहते हैं कि हल और बेहल ये चीज़ें लौटा दें और इनके लिए उकसा रही हैं अजातशत्रु की एक पत्नी जिनका नाम था पद्मावती। किसके उकसाने पर? अजातशत्रु ने पद्मावती के उकसाने पर सेचनक हाथी और 18 लड़ियों के मोती के हार को मांग लिया। और आपको पता है कि महिलाएं हैं तो आभूषण या मोती का हार है तो वो अपने आप चाहती हैं, वो अपने अधिकार में चाहती हैं। तो ऐसी स्थिति में हल और बेहल चले गए अपने नाना के पास। और नाना कौन है इनके? चेटक। ठीक है, कहाँ पहुँच गए? चेटक के पास पहुँच गए, मतलब वज्जी संघ में पहुँच गए। और जब आप वज्जी संघ में पहुँच गए तो अजातशत्रु की अब जो दुश्मनी है वो किसके साथ हो जाने वाली है? चेटक के साथ हो जाने वाली है। अब जो वज्जी संघ था वो बहुत शक्तिशाली था।
आपको यहाँ पर बिल्कुल कैलकुलेट करके रखना है कि वज्जी संघ बहुत शक्तिशाली था और अजातशत्रु के लिए बहुत आसान नहीं था कि वो उन्हें पराजित कर देंगे। चेटक की जो प्रतिष्ठा थी वो चारों ओर फैली हुई थी। ऐसी स्थिति में अजातशत्रु चाहते हैं कि बुद्ध उन्हें सजेस्ट करें। बुद्ध के पास उन्होंने भेजा वर्षकार को, और वर्षकार वहाँ गए। एक ब्राह्मण मंत्री थे इनके वर्षकार, वो वहाँ पर गए, जिन्हें वत्सकार भी कह देते हैं हम लोग। इन्होंने बुद्ध से पूछा कि क्या किया जाए कि हम विजय प्राप्त कर लें लिच्छवियों पर, लिच्छवी राजवंश को पराजित कर दें, वज्जियों को पराजित, वज्जी महाजनपद पर विजय प्राप्त कर लें। तो ऐसी स्थिति में बुद्ध ने ये बताया कि आप सीधे ही विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आपको फूट डालनी पड़ेगी लिच्छवियों की एकता में। ठीक है। और वज्जी संघ की इस एकता को तोड़ने के लिए एक तो वर्षकार और एक सुनीड, जिनका नाम सुनीद भी प्राप्त हो जाता है, इन दोनों को भेजा गया और इन दोनों ने जाकर वज्जी संघ में, वज्जी संघ की जो एकता थी उसको उसमें फूट डाल दी। और जब फूट डाल दी तो वहाँ से एक माध्यम, एक रास्ता मिला और उस रास्ते के माध्यम से ही अजातशत्रु यहाँ पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। अब बात ये चलती है कि और भी कोई प्रयास किए गए इस विजय के लिए। तो यहाँ पर भारतीय इतिहास में पहली बार आपको कुछ विशेष प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग की बातचीत देखने को मिलती है। और वो कौन से हैं? तो वो रथ मूसल और शिलाकंटक, इस तरह के नए प्रक्षेपास्त्र, जिसे कह सकते हैं कि जिससे पत्थरों को फेंका जाता था, इस तरह के प्रक्षेपास्त्र यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। और इनके प्रयोग के माध्यम से अजातशत्रु वज्जी महाजनपद को, या यूँ कहिए लिच्छवियों को या चेटक को पराजित करने में सफल हो गए। ठीक है। ये सारी जानकारी हमें ऐतिहासिक संदर्भों से प्राप्त होती है। और इस तरह से आपको बताएं हम कि लिच्छवियों को पराजित करने के बाद इन्होंने वज्जी संघ पर भी, और कहीं कहीं हमें ये भी जानकारी मिलती है कि इन्होंने मल्ल गणराज्य, जो 2 गणराज्य थे जिसके अंतर्गत, उस महाजनपद पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। तो आप इनके अधिकार क्षेत्र को देख लीजिए। अब वज्जी और मल्ल भी इनके नियंत्रण में आ गए। इस तरह की जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो एक बड़े विजेता के रूप में आपको यहाँ पर अजातशत्रु देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर कौशल और काशी को इन्होंने मिला लिया, उसके बाद इन्होंने वज्जी और मल्ल को भी मिला लिया। तो इस तरह की कहानियाँ हमें प्राप्त हो जाती हैं। चलिए, ये मुझे लगता है एक बार के लिए कंप्लीट हो गया। इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं कि अजातशत्रु के अन्य महाजनपदों के साथ संबंध प्राय कैसे हैं। एक और संबंध की बात यहाँ पर कंप्लीट करते हैं हम। हमने आपको ये बताया था कि बिंबिसार जो थे, इनके संबंध अवंती के साथ भी अच्छे थे। अवंती के राजा जो थे बिंबिसार के समय में, उनका नाम था चंड प्रद्योत। और ये भी डिस्कस हुआ था हमारा कि चंड प्रद्योत को पांडु रोग हुआ था, पीलिया हुआ था, और उसकी मदद के लिए यहाँ से जीवक को भेजा गया था। जीवक नाम के एक वैद्य को, राजवैद्य को भेजा गया था, और उसने चंड प्रद्योत का इलाज किया और उसके माध्यम से वो स्वस्थ हो गए। जब चंड प्रद्योत स्वस्थ हो गए तो यहाँ से हम ये जान पाते हैं कि बिंबिसार के चंड प्रद्योत के साथ संबंध अच्छे थे, और जब यहाँ पर संबंध अच्छे हैं तो अजातशत्रु के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं होंगे। और जब अच्छे संबंध नहीं होंगे तो क्या होगा? तो अजातशत्रु इस चंड प्रद्योत से बहुत डरते थे। बहुत बड़े योद्धा माने गए हैं ये भी, और चंड जो थे वो बड़े प्रचंड थे। आपको यूँ याद रखना है, अजातशत्रु इनसे डरते हैं। इस वजह से इन्होंने 2 दुर्गीकरण कराए हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इन्होंने राजगृह में दुर्ग का निर्माण कराया, किला बनवाया, दुर्गीकरण कराया राजगृह का। और आपको ये भी महत्वपूर्ण तरीके से जानना है कि पाटली ग्राम की स्थापना की है और यहाँ पर भी दुर्गीकरण का कार्य कराया। ठीक है। और जो संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं तो राजगृह का दुर्गीकरण तो
ये इसलिए माना जाता है कि इनको सुरक्षा प्राप्त करनी है किससे, अवंती से। और पाटली ग्राम का दुर्गीकरण इन्होंने जो कराया वो वज्जी संघ से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। कुल मिला के बात यह है कि राजगृह और पाटली ग्राम के दुर्गीकरण का प्रश्न यदि आपसे पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो किसने कराया, तो वो अजातशत्रु ने कराया। तो ये जानकारी भी अपने को यहाँ पर समाहित कर लेनी है। चलिए कुछ और बातचीत कर लेते हैं अजातशत्रु के ही बारे में। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि अजातशत्रु की बुद्ध के साथ जो भेंट हुई है उसका चित्रांकन हमें कहाँ से मिलता है, तो भरहूत स्तूप से मिलता है। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाने वाला है। उसके अलावा वज्जियों के साथ इनका जो विवाद रहा, वज्जी संघ या लिच्छवी जो थे चेटक के साथ इनका जो विवाद रहा और जो भी घटनाएं वहाँ पर समाहित हुई, युद्ध के बारे में जो भी डिस्कशन है, वो आपको कहाँ से प्राप्त होता है, तो एक ग्रंथ से प्राप्त होता है, उवासक दशाओं। यहाँ से आपको इस तरह की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा बात करते हैं कि आर्य मंजूश्री कल्प, यहाँ से हमें ये पता लगता है कि इनका जो साम्राज्य था उसमें काशी है, उसमें कौशल है और वज्जी है, और इसके अलावा अंग है। और अंग तो पहले से ही है क्योंकि बिंबिसार ने यहाँ पर विजय प्राप्त की थी और अंग को मगध के साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये जानकारियाँ भी आपको अपनी जानकारियों में समाहित कर लेनी है। और यहाँ से हम अजातशत्रु के शासन की समाप्ति को देखते हैं। तो आपको बताएं अजातशत्रु कोई बहुत लोकप्रिय स्थिति में नहीं थे। हालांकि बुद्ध और जैन महावीर स्वामी के समकालीन होने की वजह से इन्हें महत्व प्राप्त होता है और इनके पुत्र उदयन ने इनकी हत्या कर दी। अजातशत्रु की हत्या किसने की, तो इनके पुत्र उदयन ने की। और उदयन ने जैन धर्म अपनाते हुए इस साम्राज्य की संकल्पना को आगे बढ़ाया। देख लेते हैं कुछ 2-3 फैक्ट्स उदयन के बारे में भी हम देख लेते हैं। उदयन का जो साम्राज्य है उसका टाइमिंग माना जाता है 460 से लेकर 444 या 445 ईसा पूर्व तक। और इनके बारे में ये बिल्कुल स्पष्ट स्वीकार किया जाता है कि जैन धर्म के अनुयायी थे। आप लोगों ने उदयन के बारे में बहुत सारी कथाओं को कहीं सुना हो। आप लोगों ने सुना होगा उदयन नाम का एक नायक जो भास की रचनाओं में भी हमें प्राप्त होता है, स्वप्न वासवदत्तम में और बहुत सारी रचनाओं में आपको कहीं उदयन का नाम मिलता है। तो वो उदयन ये नहीं है, वो वत्स के राजकुमार उदयन थे। कई बार मिक्स हो जाते हैं। पूछा जाता है कि ये जो उदयन थे जो इन प्रेम कहानियों में एक राजा के रूप में, एक राजकुमार के रूप में बार बार डिस्कस किए जाते हैं, वो कहाँ के थे। तो हम आमतौर पर जब इनको पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में इनको कर देते हैं आंसर में। ये वत्स के राजकुमार उदयन थे जिनके बारे में बहुत सारी रचनाएं प्राचीन भारतीय इतिहास में हमें प्राप्त हो जाती हैं। ये अलग उदयन है। और इनका जो मुख्य संदर्भ है आपको बताएं वो ये कि इन्होंने पाटलिपुत्र को एक बड़े नगर के रूप में विकसित किया और पाटलिपुत्र को इन्होंने राजधानी बना दिया। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र प्राचीन भारतीय इतिहास में मगध क्षेत्र की एक बहुत लंबे समय तक राजधानी रही है। जहां मौर्य काल की बात हम करते हैं, जहां गुप्त काल तक की भी बात करते हैं, तो पाटलिपुत्र एक प्रमुख स्थिति में स्वीकार की जाती है। और ये वो वाला क्षेत्र है जो आज की तारीख में पटना है। ठीक है, तो उदयन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो यही है। और ये जो पाटलिपुत्र यहाँ पर विकसित की गई राजधानी के रूप में, ये गंगा व सोन नदियों के मध्य में है। ठीक है, गंगा और सोन नदियों के मध्य है और पाटलिपुत्र को इन्होंने राजधानी बनाया। इनके संबंध में विभिन्न जानकारियां मुख्य रूप से हमें प्राप्त होती हैं। परिशिष्ट पर्वन जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। परिशिष्ट पर्वन
यहाँ से हमें इस तरह की जानकारियाँ, उदयन के बारे में जानकारियाँ मुख्य रूप से प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये उदयन की जानकारियाँ हुई, और इसके बाद 3 कम महत्वपूर्ण शासकों को हम डिस्कस करते हैं कि 3 और शासकों के नाम हमें प्राप्त होते हैं। हालांकि ग्रंथों में थोड़ा सा डिफर मिलता है, पर जो एक सहमति इतिहासकारों की होती है, या यूं कहिए कि मुख्य रूप से जो एक नाम कॉमन मिलते हैं, तो 3 शासकों का क्रम आपको ध्यान रखना है। अनिरुद्ध, मुंडक और नाग दशक या नाग दशक कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये 3 और शासकों का क्रम आपको ध्यान रखना है। और नाग दशक के बाद एक साम्राज्य और विकसित हो जाएगा। इसको समाप्त करके शिशुनाग वंश की स्थापना करेंगे शिशुनाग, और वहाँ से एक नया राजवंश आरंभ होकर उनकी जानकारियाँ समाहित की जाएंगी। तो आपको क्रम ध्यान रखना है, पहले बिंबिसार हैं, फिर अजातशत्रु हैं, फिर उदयन है, फिर अनिरुद्ध हैं, मुंडक हैं और नाग दशक है। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा चुका है कि अंतिम शासक कौन थे, तो अंतिम शासक अनिरुद्ध, मुंडक और नाग दशक थे। तो इस तरह से आपने देखा कि किस मगध के क्षेत्र में एक महाजनपद था, 16 महाजनपदों में से केवल 16वां भाग था। वहाँ पर आप मगध के अंतर्गत अंग को भी समाहित कर लेते हैं, आप काशी और कौशल को भी समाहित कर लेते हैं, वज्जी और मल्ल के 10 गणराज्यों को भी उसमें आप शामिल कर लेते हैं। तो इस तरह से अब मगध का साम्राज्य अपने विस्तार पर है, और इस विस्तार को अंतिम चरम बिंदु तक लेकर जाएंगे मौर्य, और मौर्यों ने भारत में सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना कर ली। तो उस पर जाकर हम इस सारे डिस्कशन को करने वाले हैं, और आज की क्लास के लिए पर्याप्त है, जहां हमने हर्यक वंश के बातचीत को समाहित कर लिया, संपूर्ण कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बचे हुए जो छोटे छोटे 2 राजवंश हैं उनको शामिल करते हुए मौर्य साम्राज्य तक अपने आप को लेकर जाएंगे, और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के जो धर्म संस्थापना के विषय हैं उनको भी हमें डिस्कस करना है। चलिए जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से, और अपने आप को बिल्कुल शामिल कर लीजिए इतिहास के उस रोचक प्रसंग में, और विषय को आत्मसात करने में उससे एक घनिष्ठता लाने का प्रयास कीजिए, इंटरेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। विषय कोई भी कठिन नहीं होता यदि हम उससे जुड़ जाते हैं, और इतिहास तो अपने आप में इंटरेस्टिंग है ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए। महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।